प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे आपके लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स के 40 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि लगभग आपको यहां पर बताए जाएंगे 40 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार आपके आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सेकेंड बुक से, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 है, और फर्स्ट बुक यानी कि पार्ट 1 दोनों से होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का आप लोग यहां पर देखेंगे, आंसर भी आपको साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करा दूं, तो आंसर के साथ ये सारे प्रश्न आपके होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका यहां पर लाइट्स यूनिट से, यानी कि प्रकाशिकी से है। तो देखो जो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे उनको आपको तैयार करना है, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर और 2 नंबर के लिए आते हैं, और जो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 3 नंबर के लिए भी यहां पर बनते हैं। जैसे कि आपका लॉन्ग का क्वेश्चन जो रहता है वो 3 नंबर में आता है। तो इसको देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। देखिए डेफिनेशन है एक तरीके से। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। देखो लेंस मतलब आप लेंस जानते हैं ना, लेंस और दर्पण दोनों में डिफरेंस आपको समझ लेना है। काफ़ी सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको अगर बोल दिया जाए कि भाई दर्पण क्या है और लेंस क्या है, वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखो लेंस का प्रकाशिक केंद्र, यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस से अपवर्तित होकर, मतलब उससे जो है जैसे लेंस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, अब उस पर जैसे पड़े, फिर इसके बाद अपवर्तित हो, यानी कि पुनः से लौटे, अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। यानी कि जो निर्गत किरण है जो निकल रही है वो आने वाली किरण यानी आपतित किरण की क्या होती है, समांतर होती है। तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही क्या होता है, या काटती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो वीडियो को रोक करके पढ़ लेना अगर कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है यहाँ पर अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा। अवतल लेंस के भाई साहब द्वितीय फोकस की परिभाषा देनी है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसको हम लोग F2 बोलते हैं। जैसे आपने जब चित्र बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, एक आपका F1 होता है, एक आपका F2 होता है। तो ये प्रथम फोकस है और ये जो दूसरा वाला है ये क्या है, द्वितीय फोकस है, जो कि आपको द्वितीय फोकस की यहाँ पर परिभाषा देनी थी। तो ये आपके सामने रहा इसका पूरा डेफिनेशन। तो अब क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न देखो आपके सामने है भाई, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। देखो काफी ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, पूरा इसका मैं आपको सूत्र निकाल कर बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन है थोड़ा सा, मतलब लास्ट में, तो वो सूत्र भी आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब समझ रहे हैं, वर्ण का मतलब होता है रंग, है ना, रंगों का विक्षेपित होना, इधर उधर विक्षेपित हो जाना, वही वर्ण विक्षेपण है। लेकिन अब आपको अपनी भाषा में तो लिखना नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर किताब की भी लैंग्वेज होती है। तो वो लैंग्वेज क्या है, देखो कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश, यानी कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, मतलब प्रिज्म से श्वेत जो है सूर्य का प्रकाश हम लोग गुजार रहे हैं, तो होता क्या है, तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर इस टाइप से ओमेगा लिख देना। ओमेगा से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपके पास कोई एक प्रिज्म है, आप लोग यहाँ पर मान लो कोई प्रिज्म ले लो, ठीक है, ऐसा होता है ना त्रिभुज के आकार का, मतलब उसमें क्या होते हैं, जब आपके सामने होगा, अब स्कूलों में या आपके कॉलेज में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया होगा, तो इस तरीके से होता है। अब कह रहा है कि इसमें आप सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश इसमें डाल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, विक्षेपित होगा, और ये जो विक्षेपित होता है अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाता है, मतलब लगभग 7 रंग होते हैं। तो उनमें क्या होता है, विक्षेपित होता है, यही क्या है, वर्ण विक्षेपण है। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, तो इस तरीके से आपको देखो डायग्राम में बताया गया है। ये क्या है, सूर्य का मान लीजिए श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश है।
अब ये जब प्रिज्म में पड़ता है, ये ABC जो क्या है, ये प्रिज्म है आपका, तो ये भाई अलग अलग रंगों में देख सकते हैं विक्षेपित हो रहा है, कोई लाल रंग, कोई बैगनी रंग, है ना, इस तरीके से। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है परिभाषा में भी। अब यहाँ पर देखना जो आपका लिखा गया कि माना NV, NR और NY क्रमशः बैगनी, लाल और पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक। N का मतलब क्या है भाई, अपवर्तनांक है। V जो आपका लगा है वायलेट यानी कि बैगनी रंग के लिए, R का मतलब है रेड यानी कि लाल रंग के लिए, Y का मतलब है येलो यानी कि पीले रंग के लिए, ठीक है ना। तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि भाई NV, NR, NY क्या है, तो ये अलग अलग कलर के लिए दिखाए गए हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिखना है आपको बैगनी तथा लाल किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेल V और डेल R हो जाएगा, ये अलग अलग रहेंगे। देखो डेल V का मतलब जो वायलेट यानी कि बैगनी रंग का हो गया, और लाल रंग के लिए भाई साहब रेड हो गया यानी R, ठीक है। तो दोनों के बीच का आपको कोणीय विक्षेपण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, बीच में माइनस कर देना, मतलब घटाएंगे दोनों से, तभी तो अंतर निकलेगा। तो जब घटा देंगे फिर इसके बाद यहाँ पर कोणीय विक्षेपण की बात करी गई है, तो ए क्या है भाई, प्रिज्म कोण है यहाँ पर, तो NV माइनस NR इंटू ए, इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है इसको। इसके बाद देखना जहां पर लिखा गया कि जो ए है वो क्या है भाई, प्रिज्म कोण है। अब यहाँ पर पीले रंग के लिए विचलन कोण आपको जब ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर देखो ये आपके दो कलर हो गए यानी कि बैगनी और ये लाल, दोनों का हमने कोणीय विक्षेपण निकाला तो इतना आया। ए आपका पहला जो मान लीजिए समीकरण 1 है। इसी के बाद अब देखो तीसरा यहाँ पर, क्योंकि 3 कलर आपको दिखे हैं यहाँ पर, है ना, एक बैगनी रंग के लिए, सॉरी जो येलो रंग के लिए यानी पीले रंग के लिए है, तो पीले वाले को करना क्या है, डेल Y इक्वल टू NY माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर भी आपका जो ए है वो क्या है, प्रिज्म कोण है। अब देखो आपको निकालना क्या है भाई, वर्ण विक्षेपण निकालना है। क्वेश्चन कह रहा था कि वर्ण विक्षेपण निकालो, तो क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर, जो कि होता है आपका इस टाइप से। यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझना, लिखना पहले वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम लोग बोले थे आपको ओमेगा, इस टाइप से, W मत कहना, ये ओमेगा है। वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर यानी कि ओमेगा इक्वल टू होता है यहाँ पर क्या आपका, आपको लिखना है डेल V माइनस डेल R, ये हमने अभी निकाला, होल अपान यहाँ पर लिखना है डेल Y, ऐसे। अब यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, कोणीय विक्षेपण है, ठीक है ना, अलग अलग रंगों के लिए, बैगनी के लिए, लाल के लिए और ये पीले के लिए। अब देखो इसमें आपने अभी वैल्यू को निकाला है, क्या वैल्यू निकाला है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें आपने क्या निकाला, डेल V माइनस डेल R का वैल्यू आपने ये निकाला था जो आपके सामने है, ठीक है। इसको रखना है पूरा इसकी जगह पर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, देखो ओमेगा इक्वल टू लिखना है, ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर NV माइनस NR, ऐसे सॉरी R बना लेना, ठीक है ना, और इनटू में क्या भाई ए है, बटे में देखो इसके क्या है, डेल वाई। डेल वाई का मान हमने क्या निकाला था, तो हमने डेल वाई का देखो निकाला था आपके सामने NY माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, NY माइनस 1 इंटू ए। अब देख रहे हैं आप लोग, ए से ए आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए से ए जब कैंसिल हुआ तो हमारा बचा क्या भाई, बच गया, बोलेंगे यहाँ पर भैया ओमेगा बराबर बच रहा है NV माइनस NR, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, इसको कर लेना आप लोग, NY माइनस 1 इतना बचेगा। और यही क्या भाई, वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला है, ठीक है। इतना सूत्र आप लोग समझ लेना, आपका काम हो जाएगा इस वाले डेरिवेशन में, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया ना। अगला एक क्वेश्चन है भाई, मैंने कई बार इसको बताया आपको कि आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर के बारे में। देखो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है 5 नंबर का। तो देखो 5 नंबर के इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है। पहली बात तो ट्रांसफार्मर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है और इससे आप लोग देखो बच नहीं सकते। तो प्लीज मैं कह रहा हूं कि इसको तैयार करके आप लोग जाना, वरना फिर आपको देखो पछताना पड़ सकता है। तो चलो जानते हैं एक एक करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या है, कितने प्रकार का होता है, कार्यविधि, डायग्राम, जो भी ये सारी चीजों को। तो देखो ट्रांसफार्मर एक प्रकार से कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अब कौन सा ट्रांसफार्मर घटा सकता है, कौन सा बढ़ा सकता है, इसके लिए आपको आगे देखना है। तो देखो पहला जो प्रकार है ट्रांसफार्मर का वो भाई अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है, यानी घटा देता है, और धारा के मान को क्या करता है, देखो बढ़ा देता है। इतना सा इन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो समझ गए ना, अपचाई
ऊंचाई में क्या होता है। और इसका एक प्रकाश डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, मतलब देखने के लिए। बस ये चीज़ याद रखना कि जो प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली है, इसमें जो फेरों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है अपचाई ट्रांसफार्मर में। और जो आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। वो भी किसमें भाई, अपचाई ट्रांसफार्मर में। इतना डिफरेंट है। ये पतले क्रोंड लगाए जाते हैं, एक के ऊपर रख के ऐसे ऐसे करके पत्तियां जो है आप कह सकते हैं कि पत्ती के ऊपर पत्ती रख करके ये क्रोंड बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब अगर ये क्लियर है तो दूसरा वाला जस्ट इसी का उल्टा है, यानी कि जो इसमें चीजें प्राथमिक में है वो आपकी द्वितीयक में पहुंच जाती हैं। जैसे कि डायग्राम को ही देख लो, प्राथमिक में फेरों की संख्या कम हो गई, द्वितीयक में ज्यादा हो गई। जबकि यहां पर क्या था, प्राथमिक में ज्यादा थी, द्वितीयक में कम थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो उल्टा है जस्ट। और इसमें देखो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है, और ये क्या करता था भाई, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता था। ये क्या करता है, बढ़ाता है। और धारा के मान को भाई घटाता है, लेकिन ये क्या करता था, धारा के मान को बढ़ाता था। तो देख लो, एक तैयार कर लो, दूसरा अपने आप जस्ट उसी का उल्टा है, ठीक है ना। तो इससे आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखो कार्यविधि के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो कार्यविधि में क्या क्या समझाना और इसको करके जाना। मैं कह रहा हूं ना, करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा किसी न किसी पेपर सेट में। 101% क्वेश्चन बनेगा। भले मान लीजिए ऐसा हो सकता है, देखो जैसे आपके यूपी में पूरे 7 सेट आते हैं, पूरे यूपी बोर्ड में। अब किसी सेट में ये प्रश्न आ गया पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में, किसी सेट में इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आ गया। तो अब ये मत कहना कि भैया आपने बताया था कि यही आएगा। तो देखो इसका ये चांस रहता है कि न्यूमेरिकल या फिर ये क्वेश्चन पक्का बनते हैं, हर एक सेट में अलट पलट के रखे जाते हैं। तो चलो कार्यविधि को देखना। जब प्राथमिक कुंडली यानी कि जो इसमें देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दिखाए गए, तो जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, और यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, बार बार क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। जब बार बार परिवर्तन होने लगता है तो जिससे उसी आवृत्ति का यानी जिस आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज उसमें लगाया जा रहा है, उसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। और इससे भाई साहब प्रेरण का कार्य यहां पर करता है। जैसे प्राथमिक कुंडली पर जो है आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो द्वितीय कुंडली में ये सब चीजें होती हैं प्रेरण से, ठीक है ना, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इतना करना। सिद्धांत की अगर बात करें तो देखो लिखना, सिद्धांत में माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आप मान लीजिए कि एनपी और एनएस है। यानी कि एनपी का मतलब, पी का मतलब हो यहाँ पर प्राइमरी यानी प्राथमिक बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक आप याद रखना। और एस का मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। तो द्वितीयक में आप समझ लीजिए द्वितीयक ऐसे, ठीक है ना। पी और एस का मतलब समझ गए। तो यहाँ पर देखो अपचाई ट्रांसफार्मर और ये उच्चाई ट्रांसफार्मर, यहाँ पर देखो इसमें एनपी यानी प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा है, और द्वितीयक में यानी एनएस में क्या है, फेरों की संख्या कम है। ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। और जो उच्चाई है हमने अभी जस्ट बताया कि इसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीयक में देखो ज्यादा है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप से आपको लिखना है, यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का अगर फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से यहाँ पर बनता है ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी, फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही देखो आप द्वितीयक के लिए भी निकाल सकते हो, सेकंड इक्वेशन भी निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या करना है भाई, आप इसको ईपी को क्या कर देंगे, ईएस कर देंगे, है ना। ये द्वितीयक हो जाएगा ईएस, बस यहाँ पर माइनस वही रहेगा, यहाँ पर ईएस है तो यहाँ पर एनएस हो जाएगा, यहाँ पर एनपी था क्योंकि ईपी था इसलिए। यहाँ पर ये हो गया डी फाई अपॉन डी टी, ऐसे कर देना, सेकंड इक्वेशन मान लो। अब क्या करना है, इसको दोनों को भाग करा दो तो भाई यहाँ पर एनपी एनएस बचेगा, यानी कि समझ रहे हैं। जैसे देखो आप अगर इसमें भाग करा दिए, इसमें देखो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को भाग करा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बोलेंगे भैया बच जाएगा ईपी बटे ईएस इक्वल टू, इधर देखो यहाँ पर एनपी बटे एनएस, और यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं तो भाई दोनों वैल्यू क्या होंगी, कट जाएंगी ये, और माइनस माइनस यहाँ पर ये कट जाएंगे। तो एक ये आपका निकल के आ चुका है एक सिद्धांत, तो कह सकते हैं कि ये सूत्र है, ठीक है। और ये काम आते हैं भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो इस टाइप से आपको पूरा ट्रांसफार्मर जो है क्लियर करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हर एक बार बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसको कर लेना है। अगला एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। देखो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली
धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं और इसको हम लोग जे से व्यक्त करते हैं। किससे भाई? जे से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए। यानी कि ए का मतलब है किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जितना भी आपका जो धारा है आई वो प्रवाहित है वही आपका क्या है? जे है, यानी कि धारा घनत्व है। एक एरिया की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। और बाकी आई का मान मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? देखो यहां से आंसर है, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम पूर्णतया लागू होते हैं अर्थात उनके सिरों पर आरोपित विभवांतर वी तथा संगत परिपथ में बहने वाली धारा आई का मान सदैव नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर है, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध तो किसी धारावाही चालक के अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि आप देख सकते हैं पी बराबर यहाँ पर, यानी कि सॉरी रो बराबर, इसको पी मत बोलना, रो बोलते हैं, ठीक है ना। ये विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू ई अपॉन जे, यानी कि आपका ये क्या है? ई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जे आपका धारा घनत्व है। इन्हीं दोनों का अनुपात क्या होता है? रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा आपका कंप्लीट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? देखो यहां पर तो ऐसे पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ या मटेरियल जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, नमक हो गया, ये क्या होते हैं भाई? प्रतिचुंबकीय होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो, यानी कि चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ये उसके अपोजिट जाते हैं, ठीक है ना, जस्ट उल्टा दूर भागेंगे, ये होते हैं प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में, यानी कि आप किसी कुंडली में यहां पर क्या कर रहे हैं? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर उसी कुंडली में क्या होता है? वैद्युत वाहक बल उत्पन्न या प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण। स्व का मतलब क्या है भाई? एक ही कुंडली में सारा काम होता है। जैसे एक कुंडली है ना, इसी में भाई साहब आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा, इसी में प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण। और अगर अन्योन्य प्रेरण होता है तो फिर इसमें दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है ना। कितनी भाई? दो कुंडलियां होती हैं। इसमें अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, वो क्या होता है? अन्योन्य में पहुंच जाता है, मतलब दूसरे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं? देखो यहां पर इसका आंसर, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर यानी कि आई नॉट में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है। प्रत्येक धारा के इस अधिकतम मान को धारा का शिखर मान बोलते हैं। शिखर का मतलब जानते हैं? ऊंचाई, यानी कि ज्यादा। तो भाई साहब यहां पर अगर धारा का मान ज्यादा जब हो जाता है 2 बार, तो उसको हम बोलेंगे शिखर मान, और शिखर मान को हम लोग आई नॉट से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। इसका एक डेरिवेशन भी आता है जो कि आपको निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान में संबंध यानी व्यंजक, ठीक है ना। तो एक वोल्टेज के लिए भी रहता है, यानी कि वी नॉट यानी वोल्टेज का शिखर मान, और एक होता है आई नॉट यानी धारा का शिखर मान। दोनों के लिए जो 3 नंबर का डेरिवेशन है वो इससे पूछा जाता है। तो डेरिवेशन का एक वीडियो जल्द आने वाला है, जो कि आप लोग चैनल पर अगर बने रहेंगे तो जल्द वो वीडियो आपको मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस टाइप से आपको पूरा कंप्लीट अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि मैंने बताया है। काफ़ी सारे बच्चों को पता भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। आपको पूरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का कंप्लीट पूरा हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेगा, वो भी 99 रुपीज़ में पूरा व्हाट्सअप पर आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9511470534, यानी कि इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देंगे भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको 99 रुपये में ये पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट जितने दिखाए गए यहाँ पर पूरा हैंड रिटन नोट्स और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ में चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड मैं कराता रहूंगा, चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी की सारे सब्जेक्टों की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाती रहेगी, ठीक है। तो बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा, यहाँ पर एग्जाम तक सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देखो आता है, यहाँ पर आपके सामने है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक बताइए। देखो विशिष्ट चालकता से भी क्वेश्चन आता है, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना।
तो देखिएगा यहाँ पर किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये होता है क्या भाई, सिग्मा विशिष्ट चालकता होती है। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी कि मैंने बताया कि रो जो है वो क्या भाई, विशिष्ट प्रतिरोध है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वो आपका ई अपॉन जो है, इसमें अभी हमने जस्ट यहाँ पर निकाला है, देखो इसमें मैंने बताया ना E/J, ये विशिष्ट प्रतिरोध। तो जे धारा घनत्व होता है और E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसमें देखो इन दोनों में रिलेशन पूछ सकता है, यहाँ पर याद रखना विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। तो ये क्वेश्चन ठीक ऐसे ही करना है। यहाँ पर सिग्मा जो है वो क्या भाई, विशिष्ट चालकता है और रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। और इसका मात्रक अगर पूछेगा तो ओम मीटर इनवर्स, इस टाइप से इसका मात्रक आप बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। देखो इसका आंसर, तो किसी सेल के एकांक आवेश में पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर जो होता है आंतरिक प्रतिरोध, इससे आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या होता है। तो इसका आंसर देखिएगा, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के जो भीतर उसका कार्य होता है वो घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। और इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो घोल के द्वारा अवरोध यानी कि रुकावट आती है सेल के अंदर, किसके मार्ग में भाई, धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है। भाई प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले, और आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है कि वो सेल के अंदर जो है ये जो है सारा का सारा कंडीशन उत्पन्न होता है, और जो प्रतिरोध होता है केवल और केवल कैपिटल आर, वो बाहर ये सब चीजें करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। बस इतना सा डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है भाई, चौक कुंडली। देखो चौक कुंडली से भी क्वेश्चन बनता है, ये क्या होती है इसको जानो आप लोग, इसका सिद्धांत भी देख लेना। तो प्रत्यावर्ती, देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना, यानी कि वैद्युत ऊर्जा का ह्रास मतलब बिना नष्ट हुए। ह्रास का मतलब क्या होता है, अगर वो नष्ट ना हो, ठीक है ना। ह्रास मतलब होता है नष्ट होना, यहाँ पर बताया कि बिना नष्ट हुए, ठीक है ना। बिना धारा का कम करने का एक साधन उपलब्ध है जिसे चौक कुंडली कहते हैं। और यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है जो एक पृथक तांबे के मोटे तार को बहुत से मोटे फेरों में लोहे के पटलित कोण पर लपेटकर बनाई जाती है। और इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध लगभग क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। इसको बोलते हैं चौक कुंडली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य। आपने सुना होगा LCR परिपथ, ठीक है ना। LCR परिपथ या AC परिपथ या बोल सकते, सॉरी नहीं, RC परिपथ या LC परिपथ, ये इस प्रकार से 6-7 परिपथ हैं। तो उनमें प्रतिबाधा का मतलब क्या, देखो प्रतिबाधा का मतलब होता है यहाँ पर भी रुकावट या बाधा। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रेरण कुंडली और संधारित्र, यानी कि प्रतिरोधक को R बोलते हैं, प्रेरण कुंडली को L बोलते हैं और संधारित्र को C, यही तीनों होते हैं ना, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों या अलग अलग कोई इनमें से 2 ही जुड़े हों। तो तीनों या कह रहा है किन्हीं 2 के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती है और इसको Z से हम व्यक्त करते हैं। मैंने बताया कि या तो LC परिपथ हो सकता है, यानी L जुड़ा हो सकता है, या C जुड़ा हो सकता है, 2 होंगे, या RC परिपथ यानी प्रतिरोधक और संधारित्र जुड़े होंगे, या आपका भाई LR परिपथ हो सकता है, यानी कुंडली और प्रतिरोधक जुड़े हों। मतलब इस प्रकार से 6 से 7 परिपथ बनते हैं और उनके द्वारा जो भी बाधा होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं और इसको Z से व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब वाटहीन धारा, एक क्वेश्चन देखो, वाटहीन धारा क्या होती है। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता हो, यानी कि प्रतिरोध क्या हो, 0 हो, केवल L हो और या तो केवल C हो, R जो हो क्या हो ही ना, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होते हुए भी औसत शक्ति क्षय 0 रहता है। इसलिए ऐसी प्रत्यावर्ती धारा को वाटहीन धारा बोलते हैं या एडी करंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है भाई, विस्थापन धारा क्या होती है, ठीक है ना। सॉरी, विस्थापन धारा को एडी करंट बोलते हैं। तो यहां पर देखिएगा, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र
कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसको ID इस टाइप से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ID इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, ठीक है ना, डी फाई ई अपॉन dt। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो, कह रहा है एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण और इसके उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा एक्स किरणों के गुण। पहला गुण है यहाँ पर एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दूसरा है भाई इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और इसका उपयोग भाई साहब कहाँ होता है, यानी एक्स किरणों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो देखो। एक्स किरणों का उपयोग पहला भाई हीरे की जांच परख में, यानी कि हीरे को देखने के लिए, जांच परख के लिए। दूसरा है शल्य चिकित्सा में, यानी कि जैसे कि कैंसर रोगी हो गया है ना, कैंसर रोगी हो गया, इस प्रकार के जो है बीमारियों को जांच करने के लिए भी एक्स किरणों का उपयोग होता है, या पराबैंगनी किरणों का भी उपयोग यहाँ पर होता है। तो शल्य चिकित्सा में भी होता है। ठीक है, अब देखो अगला है पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग। तो पहला है कहानी की वस्तुओं के संरक्षण में, दूसरा है अदृश्य लिखाई में। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा मार्केट में एक पेन आता है जिससे अगर आप लिख दोगे, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर लिखा भाई नाम, ठीक है ना, मैंने लिख दिया अपना नाम अमित। अब देखो ये नाम आपको तभी दिखेगा अगर उस पेन से आप लिखोगे, जब उस पेन में लाइट लगी रहती है, उससे आप टार्च लगाओगे तो वो लिखा हुआ आपको दिखेगा। अगर वो टार्च आप नहीं लगाओगे तो यहाँ पर आपने क्या लिखा वो आपको नहीं दिखेगा। ये होता है अदृश्य लिखाई। यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का उस पेन में यूज जो है होता है। ठीक है ना, अंगुली के निशानों का पता लगाने में आप देखते होंगे, जैसे फिंगरप्रिंट लगाने जाते हैं ना, आप इस प्रकार से फिंगर लगाते हैं, वहां पर भी जो लाइट होती है वो एक प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर फिंगर के जो क्रॉस है उनको पता लगाने में इसका भी यूज होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इस टाइप से अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला प्रश्न यहाँ पर तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र क्या होता है देखिए, तो किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है ना, ये हो गया। प्रकाशिक पथ क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन ये बन सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आज के इस वीडियो में सारे शॉर्ट के क्वेश्चन जितने भी थे मैंने इस वीडियो में पूरे कंप्लीट आपको कराए हैं। बाकी का आपको एक वीडियो जल्द आने वाला जिसमें जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आपको जल्द इस वीडियो में मतलब इसी चैनल पर मिलेंगे। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्रकाशिक पथ क्या, देखो यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तब गुणन nd, यानी कि दूरी का और अपवर्तनांक का गुणा हम लोग यहाँ पर nd कर दिए, तो प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि d दूरी तय कर रहा है और इसका अपवर्तनांक n है, तो हम क्या करें n गुणा d कर दें, और ये जो पूरा दूरी है वो भाई आपका कहलाएगा प्रकाशिक पथ। ठीक है, इसके बाद मेलस का नियम एक क्वेश्चन देखो। मेलस का नियम क्या होता है, तो सन 1809 में वैज्ञानिक लुई मेलस ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया था कि यदि किसी पोलेराइड आप पढ़ेंगे प्रकाशिकी में, ठीक है ना, पर आधारित प्रकाश की तीव्रता I नॉट, यानी कि ये प्रकाश की तीव्रता होती है, ठीक है ना, तीव्रता हो, तो पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो I1 है वो निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है। I1 इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं क्या, मेलस का नियम। ठीक है ना, याद रखना मेलस का नियम पूछ सकता है, जहां थीटा क्या है, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा के बीच बना कोण है, और यही कहलाता है मेलस का नियम। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर है तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। आज का इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए जो भी क्वेश्चन है लगातार मैं आपको एग्जाम तक सारी तैयारी आपको कराता रहूंगा। तो इस टाइप से आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो चलिए, और एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।